टॉपिक है अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आज हम प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली 2 के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया है, जांचें कि आ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। दो ऑप्शन दिए गए हैं, आ और बा। दो प्रश्न है, यानी कि पहले प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार हम इनके लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि इनके बिंदुओं को यहाँ पर रखेंगे। फिर इन्हीं प्रश्नों के लिए, पहले प्रश्न के लिए ही ब को भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि इनके भी बिंदुओं को वापस रखकर देखेंगे और दिए गए समीकरणों की हल है ये हम उनके जांच करेंगे कि वास्तव में वो हल है या नहीं है। ये हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न ले लिया है और हम इसका हल करके देखेंगे। चूंकि हम एक प्रश्न बनाकर यहाँ पर आपको दिखाने वाले, इसलिए हमने पहला प्रश्न ही ले लिया है, x धन y बराबर 7। और दो प्रश्नों के लिए हम इनको बनाएंगे, आ और ब दोनों के लिए। तो उनका हल हम देखते हैं। x धन y बराबर 7, हम यहाँ पर सबसे पहले आ के लिए हल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं आ के बिंदुओं को, x बराबर 2 तथा y बराबर 5। इनके लिए हम पहले सॉल्व करके देखेंगे। देखते हैं, पहले x की जगह 2 रखना है और y की जगह 5 रखना है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, x की जगह 2 रख देते हैं और धन y की जगह 5 बराबर 7। इस प्रकार देखते हैं 5 और 2 कितना हो गया, 7 बराबर 7। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही पक्षों में मान उसका बराबर आया है, यानी कि 7 आया है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो बिंदु हमारे लिए दिया गया है x और y का, ये बिंदु इस प्रश्न के लिए हल है। हम यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष, इन दोनों पक्षों को बराबर अगर पाते हैं तो हम कहेंगे कि समीकरण का हल है अथवा नहीं है। अब हम ब बिंदुओं के लिए भी देखेंगे कि उसके मानों को हल है या नहीं है। तो उनका बिंदु दिया है x बराबर 1 तथा y बराबर 3। अब हम यहाँ पर उनका जो पहला जो हमारा रैखिक समीकरण दिया है उसको ले लेते हैं, x धन y बराबर 7। अब इसमें हम मानों को अप्लाई करेंगे। x की जगह रखेंगे ऋण 1 धन y की जगह हमारा हो जाएगा 3 बराबर 7। इस प्रकार ऋण 1 और 3 क्या हो जाएगा, घटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर 7। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही अलग अलग आया है। यहाँ ये बायां पक्ष है और इधर हमारा दायां पक्ष है। हमारा दायां ही दायां होता है और बायां ही बायां होता है। इस प्रकार देख सकते हैं कि बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों के मान अलग अलग दिए हुए हैं और इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इसी प्रकार आप प्रश्नावली 2 के पहले प्रश्न के बाकी क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उनके क्वेश्चन को बनाकर देखिए और हमें कमेंट कीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो उसमें भी हमें बताया गया है कि समीकरणों के हल है या नहीं जांच करने के लिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, जांचिए कि आ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। उसके लिए दो बिंदु दिए गए हैं, आ और ब। पहला बिंदु आ के लिए और एक प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहले प्रश्न में हमने देखा था दो चर का एक समीकरण दिया था। यहाँ पर दो समीकरण दिया है, इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। और इन पहले बिंदुओं के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, आ बिंदुओं के लिए आ बिंदु में दिया गया है x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1। इन बिंदुओं के लिए हम पहले समीकरण को पहले हल करते हैं। पहला समीकरण हमारा है 2x धन 5y बराबर 1। इनमें हम मानों को भर करके देखेंगे। हमने यहाँ पर x और y के मान यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, 2 तिया 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, चूंकि ऋण है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण 5 बराबर 1। इस प्रकार देखते हैं 6 में से 5 गया तो 1 बराबर 1। तो ये हमारे क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम इसी को दूसरे बिंदु के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन हम दूसरे समीकरण के लिए पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब दूसरे समीकरण के लिए क्या दिया गया है। तो दूसरा समीकरण है 2x धन 3y बराबर 3।
हमने यहाँ पर x और y के लिए उनका मान भर दिया है दूसरे समीकरण में। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, चूंकि ऋण है इसलिए ऋण आएगा, तो यहाँ पर 3 इसलिए बराबर 3। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3। इस प्रकार यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस प्रकार हमारा दोनों ही समीकरणों में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 उपयुक्त समीकरणों का एक हल है, ऐसा हम बता सकते हैं। क्योंकि हमें प्रश्न में जांचने के लिए बोला गया था कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरणों का हल है, तो दोनों में से कोई एक ही हमारा क्या होगा, समीकरण का हल होगा। तो हमारा पहला बिंदु के लिए हमारा समीकरण हल हो चुका है, इसलिए ब के लिए हमारा जो समीकरण आएगा वो हल नहीं रहेगा। तो हमें उसके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और चाहो तो आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीजीय विधियाँ। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर के रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं और फिर उसका हल प्राप्त करते हैं। दूसरा है विलोपन विधि। तो इस विधि में हम कभी समीकरणों को जोड़कर तो कभी घटाकर उसे एक चर के समीकरणों के रूप में बदलने से हमें हल मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित हमारे प्रश्नावली 2 के प्रश्न। ये प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न है। लिखा है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। इसमें बोला गया है किसी भी विधि से। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी भी विधि से हल करो या विधि का नाम नहीं बताया जाता है, तो आप प्रतिस्थापन या विलोपन में से किसी भी विधि का प्रयोग कर आप इन सवालों को बना सकते हैं। किंतु यदि परीक्षा में इन प्रश्नों के लिए विधि का नाम अगर बताया जाता है तो आपको उसी विधि से ही बनाना होगा। तो हम यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का पहला हमने ले लिया है, x ऋण y बराबर ऋण 1 और 3x ऋण 2y बराबर 12। इसका हल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन समीकरण को लिखेंगे, x ऋण y बराबर ऋण 1 और 3x ऋण 2y बराबर 12। हमने पहले समीकरण को समीकरण 1 नाम दिया और दूसरे को समीकरण 2 नाम दिया। अब हम देखते हैं ये जो समीकरण है हमको प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार बनाया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1, इसमें है x ऋण y बराबर ऋण 1। समीकरण 1 से हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो समीकरण 1 में यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, x को छोड़कर y को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस में है, इधर आते ही क्या हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस में है तो इसलिए लिखेंगे -1। इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया, x का मान निकल गया। हम इसे समीकरण 3 नाम रख सकते हैं। अब हम हमारा जो x का मान आया है इसे हम अगले समीकरण में रखेंगे, यानी कि समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। x के मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 हमारा है 3, x की जगह हमारा ये मान हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y ऋण 1 ऋण 2y बराबर 12। हल करते हैं हम इन्हें, तो ये हो जाएगा 3y 3y ऋण 3 एकम 3 ऋण 2y बराबर 12। 3y में 2y हम यहाँ पर घटा देंगे, तो इसलिए हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y और यहाँ -3 बराबर 12। इस प्रकार y को छोड़कर 3 को हम पक्षांतर कर देंगे, इसलिए y का मान हो जाएगा 12 धन 3, इसलिए y का मान हो जाएगा 15। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं y का मान बहुत आसानी
से निकल गया। और इसी तरह हम x के मान को भी निकाल सकते हैं। चूँकि y का मान हमारा 15 आया है, इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे कि हमें बहुत ही आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। समीकरण 3 x बराबर y ऋण 1, हम यहाँ पर y का मान रखेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा y की जगह रखेंगे 15 ऋण 1, इसलिए x का मान हो जाएगा 15 में 1 कम, इसलिए 14। इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा x और y दोनों का ही मान यहाँ पर निकल गया। इसलिए x बराबर 14 और y बराबर 15 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम इसी प्रश्न को विलोपन विधि से बना सकते हैं। हमने प्रश्न लिख लिया है और हल के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला समीकरण और हमारा ये दूसरा समीकरण। इसी को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में सबसे मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों समीकरणों में हमें किसी एक चर x या y को एक समान बनाने हैं दोनों समीकरणों में। जैसे कि यहाँ पर 3x है, तो हम प्रयास करेंगे कि पहले समीकरण में भी ये 3x बन जाए, या तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 2y है तो पहले समीकरण में भी क्या हो जाए, 2y हो जाए। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी x को अगर समान करने हैं तो 3 का समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करने का, यानी कि गुणा करने का। अगर हम y को बराबर करना चाह रहे हैं तो समीकरण 1 में 2, चूँकि यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ x को बराबर कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा कर घटाने पर। देखिए यहाँ पर 3 है इसलिए इसमें 3 का गुणा, और चूँकि यहाँ पर 1 है इसलिए समीकरण 2 में 1 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे। और देख रहे हैं कि दोनों के जो चिन्ह है वो क्या है, समान है, यह भी समान है, इसलिए हम यहाँ पर घटाने पर करेंगे, मतलब घटाएंगे। यहाँ पर अगर इनका चिन्ह अलग अलग होता तो हम वहाँ पर क्या करते, जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 और 3 में, 1 में क्या करेंगे, 3 का गुणा, इसलिए 3 का गुणा यहाँ पर करिए तो 3x ऋण 3y बराबर ऋण 3, क्योंकि 3 का पूरे समीकरण के साथ क्या हो गया, गुणा हो गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में हम कितने का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 1 तिया 3, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3x ऋण 2y बराबर 12। चूँकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। नीचे वाले जितने भी रहेंगे उसमें हम चिन्हों को बदल देंगे। जैसे कि ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस है इसलिए हो जाएगा ये प्लस, ये प्लस में है इसलिए हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस और माइनस, हम इसको घटा सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3y और ये धन 2y। तो ऋण और धन क्या होता है, घटता है, इसलिए 3 में 2 गया तो 1y यहाँ पर बच रहा है। चूँकि बड़ा संख्या ऋण में है इसलिए यहाँ पर ऋण लगेगा और बराबर यहाँ पर हो जाएगा ऋण 12 और ऋण 3, टोटल हो गया ऋण 15। ये घटने के बाद ऋण y हो गया और यहाँ ऋण 12 और ऋण 3 घटने के बाद हो गया ऋण 15। इस प्रकार ऋण और ऋण क्या हो गया, कैंसिल हो गया और इस प्रकार हमको मिलता है y बराबर 15। तो हम यहाँ पर y का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर वापस हम उसको x का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 जो कि लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इस प्रकार समीकरण 1 हमारा क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 1, इसमें हम y का मान रख रहे हैं, हो जाएगा x ऋण y का मान है 15 बराबर ऋण 1। तो यहाँ पर x को छोड़कर हम क्या करेंगे, 15 को दाएं साइड पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ऋण 1 धन 15। इस प्रकार देख रहे हैं x का मान हमारा क्या हो गया, x का मान हमारा हो जाएगा 14। तो हम यहाँ पर देख लिए कि हमारा जो उत्तर है वो क्या रहा है, x और y का मान 14 और 15 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 14 और y बराबर 15, यही हमारे क्या है, उत्तर है। यही उत्तर हमें प्रतिस्थापन विधि में भी मिला था। तो हम देख सकते हैं दोनों विधियों में हमारा उत्तर बिल्कुल कॉमन रहेगा और आसानी से हम दोनों में से किसी भी विधि से बना सकते हैं।
इस प्रकार हमारा प्राप्त उत्तर एक अद्वितीय हल होगा, चूंकि x और y का मान निकल आया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अद्वितीय हल के साथ साथ अनेक हल और समपाती हल किस प्रकार होता है। इसी प्रश्न में हम समझते हैं, अगर हमारा दिया गया प्रश्न समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों किसी भी तरह से समतुल्य हैं, जैसे कि यहाँ पर 3x और 2y है और इधर भी 3x जैसा या 2y यहाँ पर अगर होता है या इनके जैसा संभावना है कि दोनों समतुल्य है, तो उस स्थिति में यहाँ पर इधर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब ऐसा कंडीशन हो तब हम उनको कहेंगे कि इनका जो आलेख खींचते हैं तो हमारा क्या आता है, समांतर रेखाएं आती है, इसलिए समीकरण इकाई का कोई हल नहीं होगा। और यदि इस समीकरणों में ही यदि हमारा बाएं पक्ष का x का भी मान आए और y का भी इधर कोई वैल्यू, दोनों में से कोई भी ना हटे, तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ में जो रेखाएं बनती हैं वो क्या होता है, समपाती होते हैं, इसलिए इनका बहुत सारे उत्तर आएंगे। तो हम यहाँ बता सकते हैं इसको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके बहुत सारे उत्तर होते हैं। ये प्रश्न है और आप इन्हें सॉल्व करके अवश्य देखें घर पे। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।